So we will start with refraction of light. So in the last session हमने रिफ्लेक्शन का पार्ट कंप्लीट किया था एंड वी हैव स्टार्टेड विद इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ रिफ्रैक्शन. वी विल अगेन गो थ्रू व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड वी विल सी इन डिटेल व्हाई रिफ्रैक्शन ऑकर्स. तो रिफ्रैक्शन होता क्या है, रिफ्रैक्शन क्यों होता है एंड व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स इन्वॉल्व. तो सबसे पहले I would want to know, what do you understand by refraction of light? What is refraction of light? The bending of light when the light changes medium. When the light goes from one medium to another medium. Then when light travels from one medium to another medium. अब एक चीज याद रखना जो बहुत काम में आएगा, जो सरफेस दो मीडियम को सेपरेट करता है उसको आप बोलते हो इंटरफेस. क्या बोलते हो? फॉर एग्जाम्पल आप बोर्ड को देख रहे हो, बोर्ड के बाहर एयर है और ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे ग्लास है. इनसाइड इज ग्लास, आउटसाइड इज एयर. तो ये जो स्क्रीन का सरफेस है, इट इज कॉल्ड एज इंटरफेस. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू लुक एट वाटर, वाटर चाहे वो रिवर में हो, चाहे वो ग्लास के अंदर हो, चाहे वो लेक में है, चाहे एक टब में वाटर भर के रखा है, तो वाटर के सरफेस के ऊपर एयर है और अंदर वाटर है. तो जो सरफेस ऑफ वाटर इसको क्या बोलेंगे? इंटरफेस. तो रिफ्रैक्शन डिफाइन करने के लिए अलग अलग वर्ड्स यू कैन यूज, लेकिन ओवरऑल आइडिया इज द सेम. जब भी रे ऑफ लाइट एनकाउंटर्स एन इंटरफेस, इंटरफेस मतलब अ सरफेस विच सेपरेट्स टू मीडियम. तो लाइट के रे का क्या होता है? बेंडिंग. क्या होता है? बेंडिंग, राइट. तो देयर इज अ रे ऑफ लाइट विच इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर. जैसे ही इंटरफेस आया, ये एक्स वाई, ये क्या है? ये इंटरफेस है. क्या है ये? इंटरफेस. तो यहाँ पे लाइट विल बेंड डिपेंडिंग ऑन इफ द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर. So if light travels from rare to denser, it bends towards normal. या फिर light is traveling from denser to rarer, it will bend away from normal. Right? Important ये है refraction define करना. Refraction define कैसे करोगे? Bending of light when light enters from one medium into another. ये जो एंगल बना इसको बोलते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो वन बाय वन and we will go very slow and systematically क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आगे लेंस के लिए इम्पोर्टेंट है. तो रिफ्रैक्शन में वन थिंग इज कि मीडियम चेंज हो रहा है. रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं था. रिफ्लेक्शन में लाइट जिस मीडियम से आया रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में गया. करेक्ट. तो व्हेन डिफाइन कैसे करोगे? द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट when light changes medium या फिर when light enters another medium or when light travels from one medium to another medium. When light travels from one medium जैसे कि air to another medium जैसे कि glass या water etc etc to another medium is known as refraction of light. Is known as refraction of light. अब the basic question is कि लाइट का बेंडिंग क्यों हुआ? क्योंकि अगर आपको याद होगा तो ऑप्टिक्स के जो चार फंडामेंटल लॉज थे उसमें पहला ही लॉ था लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मीडियम. जब तक मीडियम सेम है और मीडियम होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक है तो लाइट विल ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, लाइट बेंड हुआ, तो द बेसिक क्वेश्चन इज कि लाइट का बेंडिंग हुआ क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट. लाइट का स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है और लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा होता है एयर या फिर वैक्यूम में. कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो ये चीज याद रखना. Light travels fastest in air and in all other medium it travels with less speed. Correct? तो किस मीडियम में स्पीड कितना है वो कैसे पता लगेगा? तो टू टेल
टू डिस्क्राइब व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम। जैसे मैंने पूछा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना, आपने फटाफट से बता दिया 3 × 10⁸. इफ आई आस्क यू व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो कौन से मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितना है, ये डिस्क्राइब करने के लिए हम एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं उसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो टाइप होते हैं, एक है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं दोनों आपको बताऊंगा डिटेल में, बट वन बाय वन। तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है एंड आल्सो व्हाट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों देखेंगे बट वन बाय वन। तो याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन जनरल आपको बताएगा व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, करेक्ट। तो डिफाइन करने के लिए इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इसको डिफाइन करते हैं इट इज द रेशो ऑफ, रेशो मतलब समथिंग अपॉन समथिंग, रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पता करना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो मुझे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन कैसे करोगे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अगर मुझे पता करना है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना है, तो मैं किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करूंगा? वाटर का, करेक्ट। तो फिर क्या बोलूंगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। यहाँ तक क्लियर, राइट। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशो ऑफ, किसका रेशो है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो पहले हम डिफाइन कर लेंगे, फिर देखते हैं इसको डिनोट कैसे करना है। इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the ratio of speed of light in air or vacuum, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एयर या वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट सेम होता है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे हम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को डिनोट करते हैं C से, जैसे हम स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम को डिनोट करते हैं V से, वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए भी कुछ रिजर्व सिंबल है। तो फिजिक्स में अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के लिए सिंबल फिक्स है। फॉर एग्जांपल F मतलब फोर्स, V मतलब स्पीड, A मतलब एक्सेलरेशन, P मतलब मोमेंटम या प्रेशर, डिपेंडिंग ऑन आप क्या टॉपिक स्टडी कर रहे हो उसके ऊपर होगा ये। सिमिलरली यू हैव अनदर नोटेशंस आल्सो, बहुत सारे नोटेशंस है, यू हैव मेनी नोटेशंस दैट यू यूज, करेक्ट। तो सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए भी एक सिंबल हमने फिक्स करके रखा है, उसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। किससे? म्यू से। लेकिन कुछ बुक्स में दे आल्सो यूज एन। क्या यूज करते हैं? एन। मैंने शुरुआत में नोट्स में दोनों बताया है, फिर बाद में मैं सिर्फ म्यू यूज कर रहा हूँ। द रीजन इज, अब प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये है कि देखो अब कई सारे बुक्स में फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं एफ और कई बुक में फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं एन। हमारे को यहाँ पे इस टॉपिक में फ्रीक्वेंसी भी लगने वाला है, तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी के लिए एन यूज करता हूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मैं एन यूज नहीं कर सकता हूँ, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। बट सम बुक्स दे यूज एन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड सम यूज म्यू फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, करेक्ट। तो बाय डिफॉल्ट हमारा नोटेशन क्या होने वाला है? म्यू। क्या यूज करेंगे हम? म्यू। तो म्यू मतलब क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ तक क्लियर? तो डिफाइन कैसे किया आपने? इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इज दिस क्लियर? 100% क्लियर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू दैट ऑफ इन मीडियम। कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या था? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक ग्लास है और ये ग्लास एयर में रखा है,
कहाँ रखा है, मतलब सराउंडिंग मीडियम कौन है, एयर। तो जब सराउंडिंग मीडियम एयर हो तब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हो, बट ऐसा भी तो हो सकता था कि सराउंडिंग मीडियम एयर नहीं है, सराउंडिंग मीडियम में सम अदर लिक्विड हो सकता है, सराउंडिंग मीडियम में सम अदर लिक्विड ऐसा हो सकता है डेफिनेटली। तो इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे, तो जब मैंने बोला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब सराउंडिंग मीडियम कौन है, एयर। जब मैंने बोला रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सराउंडिंग में एयर नहीं है, बाकी कुछ हो सकता है, वो बाद में देखेंगे हम। यहाँ तक क्लियर। अब एज आई टोल्ड यू कि हमको ये एब्सोल्यूट या फिर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमको ये पता करना था व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम, राइट। तो सपोज एयर से लाइट गया वाटर में, सपोज एयर से लाइट गया ग्लास में, सपोज फ्रॉम वाटर लाइट इज एंटरिंग इनटू ग्लास। तो एक मीडियम से जब लाइट दूसरे मीडियम में जाएगा तो बेंडिंग होगा, और बेंडिंग क्यों होगा, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट। तो एग्जैक्टली एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितना है वो बताने के लिए हमने क्या डिफाइन किया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कैसे पता लगेगा हमको, सिंपल लॉजिक। आपको ये चीज मैंने यहाँ पे लिखा था, मैं वापस बता देता हूँ, आई विल टेल यू अगेन। स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम किसमें है, एयर में या फिर वैक्यूम में। तो वी नो दैट speed of light is largest maximum is maximum in air or vacuum. In all other mediums, in air or vacuum, in all other mediums the speed of light is in all other medium speed of light is less than speed of light in air. In all other mediums it is less than speed in air. तो मीडियम में स्पीड को डिनोट किससे करोगे और एयर में किससे करोगे, तो v इज लेस देन c। क्लियर। तो जब भी c दिखेगा मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एक चीज याद रखना, कभी पूछ लिया कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो कभी भी आंसर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के ऊपर नहीं आ सकता। अगर आया तो आपके कैलकुलेशंस गलत है, बिकॉज नथिंग ट्रैवल्स फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर यहाँ तक। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन कैसे किया आपने, C/V। तो मैं इस V को अगर राइट हैंड साइड में लेके जाता हूं तो ये आ जाएगा 1 इज लेस देन C/V। बट C/V क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे नोट किया आपने, म्यू से। तो देयरफॉर 1 इज लेस देन म्यू, देयरफॉर म्यू इज ग्रेटर देन 1। करेक्ट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होने का क्या मतलब होता है, कहां से आया ये, v इज लेस देन c। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। करेक्ट। तो उल्टा है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1 से ज्यादा मतलब स्पीड कम। क्लियर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1 से ज्यादा मतलब स्पीड कम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन कैसे किया आपने, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन, मैंने पूछा व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो मीडियम कौन है, एयर। तो नीचे क्या लिखोगे, सी, और सी क्या हो गया, तो म्यू की वैल्यू कितनी है, तो फॉर एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1 एंड फॉर ऑल अदर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उतना ही स्पीड कम। तो इफ आई गिव यू एग्जांपल, मेरे पास दो मटेरियल है, एक मटेरियल में
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है 1.5, दूसरे के लिए है 1.7, तो स्पीड किस में ज्यादा? 1.5 में। वेरी गुड। तो फॉर एयर refractive index equal to 1, and for all other mediums, refractive index is greater than 1. यहाँ तक क्लियर? गुड। Then let us define what is relative refractive index. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके दो नाम है। इसको आप बोलते हो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर आप उसको बोलते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का। किसका? मीडियम 2 का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to WRT with respect to medium 1। तो बहुत जगह पे ऐसे देखोगे आप WRT मतलब with respect to। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? लेट अस सी। पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लो। सपोज, और हमेशा याद रखना, ये भूलना नहीं जो मैं बता रहा हूं। सपोज मेरे पास एक मीडियम है, दिस इज ग्लास। लेट अस से ये मीडियम नंबर 2 है। क्या है ये? मीडियम नंबर 2। इसके सराउंडिंग में अगर एयर है, एयर या वैक्यूम, तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं डिनोट करूंगा म्यू सफिक्स 2। क्या लिखोगे? म्यू सफिक्स 2। क्या लिखेंगे? म्यू सफिक्स 2। इसके सराउंडिंग में कौन है? एयर। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नोटेशन क्या है? म्यू सफिक्स 2, म्यू सफिक्स 1, म्यू सफिक्स 3। मेरे पास एक मीडियम है, सपोज एक मीडियम है ए, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा? म्यू सफिक्स ए। मेरे पास दूसरा मीडियम है बी, म्यू सफिक्स बी। वेरी गुड। तो हमारे पास एक मीडियम था, कौन सा मीडियम है? मीडियम नंबर 2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 2। मेरे पास और एक मीडियम है, आई हैव सम मीडियम, मे बी इट इज सम ऑयल, हो सकता है कोई ऑयल है, ग्रीस है, हेयर ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, व्हाटएवर, सम काइंड ऑफ लिक्विड, राइट। अब बोलोगे लिक्विड ही क्यों? अरे क्योंकि मुझे ग्लास को रखना है तो मैं लिक्विड में रखूंगा ना। ग्लास को किसी सॉलिड के अंदर तो रख नहीं सकते ना। रख सकते हैं क्या? एक सॉलिड मीडियम को दूसरे सॉलिड मीडियम में रखोगे कैसे? तोड़ना पड़ेगा उसको। तो लिक्विड के केस में इजी होता है। क्या करेंगे? इसको उठाएंगे और यहाँ रख देंगे, हो गया। उससे पहले ये मीडियम नंबर 1, ये जो मीडियम नंबर 1 है, इसके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट कैसे करेंगे? म्यू सफिक्स 1। तो पहले क्या था कि पहले एक मीडियम था, मीडियम 1, जो सराउंडिंग एयर था जिसका, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था म्यू 1, और दूसरा मीडियम था ग्लास जिसका सराउंडिंग क्या था? एयर था, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था म्यू 2। अब मैंने क्या किया? इसको उठा के यहां रख दिया। अब सेकेंड मीडियम के सराउंडिंग में एयर है क्या? नहीं है। तो सेकेंड मीडियम के सराउंडिंग में कौन है? मीडियम 1। तो इस केस में आप जब सराउंडिंग एयर नहीं होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नया नाम देते हो। क्या बोलते हो? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर बोलते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू, और बाय नोटेशन में आप इसको ऐसा लिखते हो म्यू 2, क्योंकि हम किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं? सेकेंड मीडियम का। विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं? 1। तो क्या लिखते हैं? म्यू 2 1। राइट हैंड साइड पे 2 और लेफ्ट हैंड साइड पे 1। तो म्यू के राइट साइड में 2 लिखना मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। राइट हैंड साइड पे 1 लिखना मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। अगर राइट हैंड साइड पे नंबर है और लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर है ही नहीं, उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट। उसका मतलब क्या होता है? सराउंडिंग में कौन है? एयर। वेरी गुड। तो नोटेशंस याद रखने पड़ेंगे
तो जब सराउंडिंग में एयर है तो सिर्फ एक साइड पे नंबर लिखा जाता है, दूसरी साइड पे कुछ नहीं लिखते। कुछ लिखते हैं क्या? राइट। अब ये भी बुक टू बुक चेंज होता है। कोई नंबर्स को, दोनों नंबर्स को फुट में लिखेगा, फुट मतलब सफिक्स में नीचे, और सम बुक्स विल राइट इट एट द टॉप। बात एक ही है, बात एक ही है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, आपको लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, या तो आप वन को लेफ्ट हैंड साइड में नीचे लिखो, या वन को राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर लिखो। कुछ बुक में तो ऐसा भी लिखते हैं, करेक्ट। बट फॉर अस हमारा नोटेशन क्या होगा, क्या होगा? नीचे, दोनों के दोनों फुट पे, राइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 is defined as the ratio of speed of light in medium। यहाँ हो गया गड़बड़। कैसे डिफाइन करोगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम? मीडियम 1 टू दैट ऑफ मीडियम 2, या मीडियम 2 दैट ऑफ मीडियम 1, कैसे डिफाइन करोगे? मीडियम 1 टू दैट ऑफ मीडियम 2। तो एक काम करो, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, आई नो, और वैसा ही देते हैं बुक्स में तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आई विल गिव यू अ ट्रिक। ऐसा याद ही नहीं रखना। डू नॉट रिमेंबर द वे आई हैव गिवन यू इन नोट्स। वो जानबूझ के दिया है क्योंकि यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा बताना था। याद कैसे रखते हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 आया ना, इट इज द रेशियो ऑफ, it is a ratio of mu2 upon, what is mu2? Absolute refractive index. Or what is mu1? Absolute refractive index. Mu2 is absolute refractive index of medium 2 and mu1 is absolute refractive index of medium 1, correct? तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, it is the ratio of absolute refractive index of medium 2 to that of absolute refractive index of medium 1. But wait, what is the definition of absolute refractive index? Speed of light in air to that of speed of light in, इसका मतलब you will be writing this as c upon v2, speed of light in air upon speed of light in medium। ऊपर कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था? 2, तो c अपॉन क्या आएगा? v2, और नीचे क्या आएगा? c अपॉन cc। क्या होगा? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहा जाता है, तो ये क्या आ गया? v1 by v2। अब याद रहेगा, it is a ratio of speed of light in medium 1 to that of speed of light in medium 2। तो डिफाइन करते वक्त हमारे पास दो तीन तरीके हैं डिफाइन करने के। मैं दोनों तीनों बताऊंगा, लिखूंगा एक, I will write only one, but you can define it in 3 different ways। तो refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is defined as, so it is defined as the ratio of, speed of light in medium 1 to that of speed of light in medium 2 to that of speed of light in medium 2। यहाँ तक क्लियर? याद रहेगा? तो ये पहला डेफिनेशन है। Therefore, mu21 equal to v1 upon v2, right? Also, अब डिफाइन कर ही रहे हैं तो कर देते हैं। Also, mu21 is equal to mu2 upon mu1। ये एक और डेफिनेशन हो गया। But absolute refractive index is c upon v। Therefore mu2 will be c upon v2 and mu1 will be c upon v1, and therefore mu21 क्या था? mu2 upon mu1 था, लेकिन mu2 क्या है? c upon v2 upon c upon v1, c, तो v1 upon v2 आ गया, वहीं से आ गया ये, hence proved, right? तो hence proved, प्रूव कर दिया आपने। अब और एक चीज याद रखो,
अभी जो मुझे अगला टॉपिक बताना है, टॉपिक मतलब सिंपल डेफिनेशन है, उसके लिए आई वुड वांट टू नो, डू यू नो व्हाट इज वेवलेंथ? व्हाट इज वेवलेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ। वेरी गुड। तो सबसे पहले जिनको नहीं पता उनके लिए, डोंट वरी, इफ यू डोंट नो दैट इज ओके। अभी रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। पहले तो वेव समझ लो क्या है। वेव समझेगा तो वेवलेंथ समझेगा। व्हाट इज वेव? अब वेव को डिफाइन कैसे करेंगे, उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। तो ध्यान देना यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल। खिड़की पे रस्सी बांध दी, रस्सी, एक एंड रस्सी का खिड़की पे टाई किया है, दूसरा मेरे हाथ में है। नाउ सपोज इफ आई डिस्टर्ब दिस स्ट्रिंग वायर, डिस्टर्ब करना मतलब जर्क देना, वाइब्रेट करना, राइट? तो क्या होगा? जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको वाइब्रेट किया, यू विल सी सच अ पैटर्न। दिखता है ऐसा, राइट? इसको आप बोलते हो वेव। तो वेव को डिफाइन करने का पहला तरीका, वेव इज डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन अ मीडियम। मीडियम कौन था? रस्सी। रस्सी नहीं होती तो वेव बनता क्या? डिस्टर्ब करते तो वेव बनता क्या? नहीं, नहीं। डिस्टर्ब नहीं करते तो वेव बनता क्या? नहीं। तो वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो रस्सी भी चाहिए और डिस्टर्बेंस भी चाहिए। तो डिफाइन कैसे करोगे? सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम इज डिफाइंड एज वेव। और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप एक लेक पे गए, लेक तो पता होगा, तालाब हमारे यहाँ पे भी है, अभी पानी भी है, राइट? नॉर्मली होता नहीं है, तालाब है अपने यहाँ पे। तो एनीवेज व्हाटएवर इट इज, सपोज वहां पे पानी एकदम शांत है, काम, एंड देन यू ड्रॉप अ स्टोन। तो जैसे ही उसमें स्टोन गिरेगा, व्हाट डू यू सी? व्हाट डू यू सी? डिस्टर्बेंस, यस, राइट? यू सी डिस्टर्बेंस, मतलब वहां पे वेव जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, दिखता है ना? तो उसको भी बोल सकते हो वेव। तो यू डिफाइन दैट एज वेव। वेव इज डिफाइंड एज डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। अब इंपॉर्टेंटली, ये तो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, बट वेट, जैसे ही मैंने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया तो हुआ क्या? कुछ पॉइंट्स आ गए टॉप मोस्ट पोजिशन पे, इसको बोलते हो क्रेस्ट। कुछ पॉइंट्स आ गए बॉटम मोस्ट पे, उसको बोलते हो ट्रफ। अब अल्टरनेट डेफिनेशन भी है। कैसे डिफाइन करोगे? वेव इज डिफाइंड एज a structure in which you have alternate crest and trough। तो alternate crest and trough बनना, इसको बोलते हो वेव, राइट? अब वेवलेंथ मतलब क्या? हाँ, बाकी हम डिटेल डेफिनेशन बाद में देखेंगे, जब वेव सीखेंगे तब, वो 12th में है, अभी नहीं है। वेवलेंथ, the distance between two successive crests or the distance between two successive trough is called as wavelength। अब ये वेवलेंथ की जरूरत क्यों है? लाइट क्या है? वेव है, एग्जैक्टली। लाइट क्या है? वेव है। तो कोई भी वेव हो, एनी वेव, अगर मैंने पूछा व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ अ वेव इन जनरल, किसी भी वेव के स्पीड का फॉर्मूला क्या है? क्या है? व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ अ वेव, एनी टाइप ऑफ वेव? वेवलेंथ क्यों डिफाइन किया हमने? वेवलेंथ क्या है? लैम्डा। अब एक चीज समझ लो अच्छे से, you should know what is frequency. What is the meaning of frequency? The number of waves produced per second, or any other definition? Frequency, frequency, the number of waves produced in 1 second। Okay, any other definition अगर आपको देखना है तो सपोज इस रस्सी पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, सम पॉइंट, पी पॉइंट। इस पी पॉइंट में से एक सेकेंड में से कितने वेव्स पास हो गए, उसको बोलते हो फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट per second is called as frequency। The number of waves produced per second is also called as frequency।
क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी समझ में आया। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट और नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड इज डिफाइंड एज फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी वर्ड हम रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कम से कम जो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं उनको पता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से नासिक जाना है तो यू नो देयर इज अ बाईपास बस विच डायरेक्टली गोज टू नासिक। यू नो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? 2। 2 मतलब हर आवर में 2। तो हाउ मेनी टाइम्स यू विल फाइंड अ बस? 2 टाइम्स पर आवर। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना मतलब नंबर ऑफ टाइम्स वो मोशन रिपीट होना, ज्यादा बार होना। तो मैंने अगर बोला फ्रीक्वेंसी इज 2 मतलब 1 सेकेंड में 2 वेव जनरेट हुए। मैंने बोला फ्रीक्वेंसी इज 5 तो 1 सेकेंड में कितने हुए? यहाँ तक क्लियर? अब जब लाइट मीडियम चेंज करेगा तो क्या हुआ? स्पीड चेंज हुआ, बराबर? करेक्ट। स्पीड चेंज क्यों हुआ? जैसे मैंने आपको पूछा लाइट ने मीडियम चेंज किया, आपने बोला बेंडिंग हुआ। देन आई आस्क्ड यू क्यों बेंडिंग हुआ? देन समवन सेड स्पीड चेंज हुआ। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि स्पीड क्यों चेंज हुआ? स्पीड चेंज हुआ क्योंकि जब लाइट मीडियम चेंज करता है तो वेवलेंथ चेंज होता है। क्या चेंज होता है? क्या चेंज होता है? फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी ऑलवेज रिमेन्स सेम। और मैंने बोला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम न्यू से क्यों डिनोट करेंगे? क्योंकि फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करेंगे एन से। और फ्रीक्वेंसी को हम एफ से भी डिनोट कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं करेंगे? एफ इज फॉर फोकल लेंथ। तो रे ऑप्टिक्स में मैं जो नोटेशन यूज करता हूँ वो फिक्स है। स्मॉल एफ मतलब फोकल लेंथ, स्मॉल एन मतलब फ्रीक्वेंसी, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब लाइट मीडियम चेंज करेगा तो स्पीड चेंज होगा। स्पीड चेंज क्यों होगा? क्योंकि वेवलेंथ चेंज होगा। और क्या चेंज नहीं होगा? फ्रीक्वेंसी। तो नाउ यू नो, बट व्हाट डू यू नो इज स्पीड इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, बराबर? अभी अभी आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 डिफाइन किया था। वो क्या था? v1 अपॉन v2। लेकिन v क्या है? n लैम्डा। n क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो कैन आई राइट डाउन n1 लैम्डा 1? यस? नो? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता तो फ्रीक्वेंसी तो n ही रहेगा। लैम्डा 1 लिख सकते हो अपॉन n लैम्डा 2, where lambda 1 is wavelength in medium 1 and lambda 2 is wavelength in medium 2। nn क्या होगा? तो क्या बचेगा? lambda 1 अपॉन lambda 2। ऐसा क्लियर? पक्का? तो अभी तक हमने आज क्या सीखा? एक रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट चेंजेस मीडियम। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर क्या होता है? बेंडिंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है। स्पीड ऑफ लाइट कितना हुआ? व्हाट इज द न्यू स्पीड ऑफ लाइट? ये बताने के लिए हमने डिफाइन किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको बोला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि सराउंडिंग में कौन था? एयर या फिर वैक्यूम। इट इज डिफाइंड एज सी बाय वी। अगर मीडियम के सराउंडिंग में एयर या वैक्यूम नहीं है तो फिर आप बोलते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इट इज, इसके 4 फॉर्मूला देखे हमने। एक है μ2 बाय μ1, एक है v1 बाय v2, और एक आया अभी लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। तो 4 हो गए ना, 1 2 3, बराबर? चौथा आना बाकी है। चौथा, इट इज बेस्ड ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वो आएगा स्नेल्स लॉ से, करेक्ट? वो भी हम देखेंगे, वी विल सी दैट आल्सो। वो भी देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है क्या? पहले वो बताओ। यहाँ तक क्लियर? यस। तो अब फोर्थ फॉर्मूला, फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम हमको लगने वाला है, तो वापस इसको कॉपी एंड पेस्ट। राइट। तो इफ यू रिमेंबर, ये लिखना नहीं है हमको, बाद में बताऊंगा मैं। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था अगर लाइट जिस मीडियम से स्टार्ट करेगा उसको मैं बोलूंगा मीडियम 1। याद है क्या?
I don't think you remember. Let me make you remember again. हमने जब रे ऑप्टिक्स स्टार्ट किया तो मैंने बोला था कि पूरा का पूरा रे ऑप्टिक्स इट इज बेस्ड ऑन 4 फंडामेंटल लॉज। पहला लॉ क्या था? लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मीडियम। लॉ नंबर 2, two 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 rays of light can interfere without affecting each other's path. Number 3, laws of reflection. The incident ray, the reflected ray, and the normal at the point of incidence lie in the same plane. उसी में दूसरा पार्ट था, angle of incidence is equal to angle of reflection, provided the reflection is in same medium. Fourth law, law of refraction. Incident ray, refracted ray, and the normal drawn at the point of incidence lie in the same plane. उसमें second part, angle of incidence and angle of refraction are made by Snell's law. तो जब मैंने आपको Snell's law सिखाया था तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि लाइट ओरिजिनली मतलब इनिशियली जिस किसी मीडियम से ट्रेवल करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लाइट है, लाइट चालू किया तो एयर से लाइट पास हो रहा है, मैंने एक वाटर का टैंक रख दिया, अब लाइट जाएगा वाटर के अंदर, तो ओरिजिनल मीडियम कौन था? एयर। तो जो भी ओरिजिनल मीडियम था उसको बाय डिफॉल्ट हम मीडियम नंबर क्या बोलेंगे? 1। क्या बोलेंगे? 1। और जो नया मीडियम है उसको क्या बोलेंगे? मीडियम नंबर 2। क्या बोलेंगे? 2। इसको क्या बोलेंगे? 1। ये है एंगल ऑफ, ये है एंगल ऑफ। तो मैंने आपको बताया था कि स्नेल्स लॉ कैसे याद रखना है और कैसे याद नहीं रखना है। तो याद है ये मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और ये मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। मैंने आपको बताया था याद कैसे रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 into sine of angle in medium 1. What is angle in medium 1? I equal to refractive index in medium 2 into sine of angle in medium 2. Correct? By definition, refractive index of medium 2 with respect to 1 क्या है? μ2 by, लेकिन μ2 by μ1 तो यहाँ से भी मिल सकता है। What I can do is sin I, sin R को क्या कर दिया? लेफ्ट हैंड साइड में लाया, तो क्या होगा? वहां मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या होगा? और ये μ1 वहां पे जाके क्या होगा? डिवाइड होगा। तो μ2 by μ1, लेकिन μ2 by μ1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1। देयरफॉर ये आ गया चौथा फॉर्मूला, μ2 by μ1 इज refractive index of medium 2 with respect to 1. Refractive index of medium 2 with respect to 1 is μ2 by μ1, but μ2 by μ1 is sin I by sin R। ये बन गया फोर्थ फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? पक्का? तो 4 फॉर्मूला याद रहेंगे। तो बताओ व्हाट इज μ2 बाय, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1? μ2 by μ1, v1 by lambda 1 by sin I by, very good। What is refractive index of medium 1 with respect to 2? μ1 by μ2, v2 by v1, lambda 2 by sin R by sin I। वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर? पक्का? तो जाते हैं अब अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। अब ये रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ क्या है वो समझने से पहले लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक सिंपल सा रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा बेटर समझेगा। हाउ मेनी ऑफ यू डू स्विमिंग? नो, एक या दो, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू हैड एटलीस्ट स्विमिंग पूल के पास में कभी जाके बैठे हो? नहीं, ठीक है। और सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ये तो सबने किया होगा, सबके घर में बकेट है,
सबने कभी ना कभी मतलब रोज ही भरना होता है। व्हेन यू टेक बाथ तो बकेट में पानी भरते हो ना, अनलेस यू यूज अ शॉवर, राइट। तो बकेट में पानी भरा और गलती से उसमें कुछ गिर गया। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से एक कॉइन गिर गया, फॉर एग्जाम्पल। सिमिलर केस, स्विमिंग पूल में कुछ गिर गया, समथिंग, मे बी यू हैड अ वॉच, वो गिर गया नीचे, मोबाइल फोन गिर गया। तो व्हाट हैपेंस इज, अब क्वेश्चन ये है वो कितना नीचे है। इट इज कॉल्ड एज रियल डेप्थ। रियल डेप्थ इज द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द स्विमिंग पूल, इट इज द एक्चुअल डेप्थ। बट वेट, आप जब उस मोबाइल फोन को देख रहे थे, यू आर लुकिंग फ्रॉम एयर, एयर इज रेयरर मीडियम, राइट। और वो जिसमें मोबाइल गिरा है पानी, दैट इज डेंसर मीडियम। अब मैं रेयरर और डेंसर मीडियम बोल ही रहा हूं तो मैं आपको एग्जांपल बता ही देता हूं। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो उसको बोलते हो रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो उसको बोलते हो डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। एग्जांपल, मैंने एग्जांपल दिया था कि एक केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, दूसरे केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.7। तो कौन सा रेयर और कौन सा डेंसर? 1.5 इज ऑप्टिकली रेयरर, 1.7 इज ऑप्टिकली। तो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उतना ही मीडियम होता है डेंसर। कमिंग बैक टू रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ, जो एक्चुअल डेप्थ होगा स्विमिंग पूल का उसको बोलोगे रियल डेप्थ। बट व्हेन यू लुक मतलब यू आर ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर कहाँ पे है? एयर में। एयर क्या है? रेयरर मीडियम। ऑब्जेक्ट मतलब मोबाइल फोन कहाँ पे है? पानी में। वाटर क्या है? डेंसर मीडियम। तो व्हेन यू लुक फ्रॉम रेयरर मीडियम इनटू डेंसर मीडियम, तो होता क्या है, जितना नीचे ऑब्जेक्ट है उतना कभी दिखता नहीं है, हमको थोड़ा सा पास में दिखता है, राइट। पास में दिखता है लेकिन पास में होता है क्या? इट ओनली अपीयर्स। तो ऐसे चीजें जो सिर्फ अपीयर होते होते नहीं है, ओनली अपीयर्स, उसको क्या बोलते हो? एपेरेंट। तो फिजिक्स में एपेरेंट वर्ड दिमाग में डाल लो, आगे भी काम में आएगा। एपेरेंट मतलब इट ओनली अपीयर्स। तो जितने डेप्थ पे वो हमको दिख रहा है, वापस एग्जांपल, सपोज स्विमिंग पूल का रियल डेप्थ था 6 फीट, 6 फीट, राइट। मोबाइल फोन गिर गया 6 फीट, यू लुकिंग, आपको दिखा 3 ही फीट पे है, राइट। तो व्हाट इज एपेरेंट डेप्थ? 3 फीट। देन यू पुट योर हैंड, आ ही नहीं रहा। देन यू पुट अगेन हैंड, नहीं आ रहा, क्योंकि यू कैन ओनली सी दैट इट इज एट 3 फीट, लेकिन एक्चुअल कहाँ था? 6 फीट। तो दैट डेप्थ एट विच द ऑब्जेक्ट अपीयर्स इज कॉल्ड एज एपेरेंट डेप्थ। यहाँ तक क्लियर? कंडीशन क्या था? ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? डेंसर मीडियम में। और ऑब्जर्वर कहाँ होना चाहिए? तो इसको अभी एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करोगे? when seen when seen from a rarer medium, an object in denser medium appears to be raised। raised क्यों? क्योंकि थोड़ा ऊपर दिखता है, राइट। क्लियर? तो if an object is in denser medium, and the observer is in rarer medium। मैं जब यहाँ पे रेयरर या डेंसर बोल रहा हूँ तो ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर इसका मतलब होता है। ऑप्टिकली रेयरर मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है, ऑप्टिकली डेंसर मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन इन स्विमिंग पूल वाटर, होना नहीं चाहिए वैसे, हो गया तो, एंड द ऑब्जर्वर, दुख की आंखों से, विथ फुल ऑफ टीयर्स, मेरा फोन गया, राइट। So you are the observer. Observer is in rarer medium. Then the object
then the object appears to be raised. Appears to be raised. This depth at which the object appears is called as apparent depth. This depth at which object appears is known as apparent depth, and the actual depth is called as तो मैं लिखने नहीं वाला, वो आपको पता होना चाहिए। जो एक्चुअल डेप्थ है वो रियल डेप्थ है, जहां पे ऑब्जेक्ट दिखता है वो एपरेंट डेप्थ है। अब हमने यहाँ पे 4 फॉर्मूला बनाए थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन टर्म्स ऑफ स्पीड, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, इन टर्म्स ऑफ साइन ऑफ आई एंड साइन ऑफ आर। अब हमको 5वां चाहिए, इन टर्म्स ऑफ रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। तो उसके लिए यू विल हैव टू टेक हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। ध्यान, यहाँ पे जो डेरिवेशन मैं बता रहा हूँ वो आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, सिर्फ फॉर्मूला लिख के छोड़ दिया। कहाँ से आया, कैसे आया, तो कहाँ से आया कैसे आया वो हमको देखना है, हमको समझना है कि फॉर्मूला कैसे आया। और याद रखो, फिजिक्स में अच्छा करना है तो आपको डेरिवेशन आने ही चाहिए, आपको बेसिक मैथ पता होना ही चाहिए, आपको बेसिक ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री पता होना चाहिए। नहीं तो कौन सा फॉर्मूला कहाँ से आया यही नहीं समझेगा। तो मैंने थोड़ा सा भी चेंज कर दिया, जैसे मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, मैंने उल्टा बोल दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। समझ में नहीं आएगा कहाँ गलती हुई, करते बैठे न्यूमेरिकल सॉल्व, आंसर गलत ही आ रहा है। तो लुक, पे अटेंशन। सिचुएशन क्या था, हमारे पास था एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। क्या था, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम लाइक वाटर। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट हेवी होता है, मतलब गिरा तो सीधा कहाँ जाएगा, नीचे, राइट, करेक्ट। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इसको क्या बोलोगे, रियल डेप्थ। क्या बोलोगे, इसको डिनोट करेंगे हम लोग आर से। बट ऑब्जर्वर कहाँ पे है, एयर में। कहाँ पे है, ये यहां से देख रहा है ऑब्जेक्ट को, राइट। उसको ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर। जितने डिस्टेंस पे उसको ऑब्जेक्ट दिखता है उसको आप बोलते हो, इसको हम डिनोट करेंगे ए से। तो ये क्या है, एपरेंट डेप्थ। अब ऑब्जेक्ट से रेज इमिट हो रहे होंगे ना, नहीं तो दिखेगा क्यों। आई कैन सी यू, यू आर ऑब्जेक्ट, आई एम ऑब्जर्वर। आई कैन सी यू बिकॉज ये जो लाइट यहाँ से निकला वो आपके बॉडी पे जाने के बाद रिफ्लेक्ट होके मेरे पास आया। तो ऐसे ही ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से रेज आ रहे हैं, अगर नहीं आते तो दिखता नहीं, करेक्ट, क्लियर। देन यहां से जो रे निकलेगा ऑब्जेक्ट से, वो तो सीधा भी जाएगा, वो यहाँ पे भी जाएगा, वो यहाँ भी जाएगा, करेक्ट है ना। अगर आप बोलोगे नहीं ऐसा नहीं है, हाँ, तो सिर्फ मुझे ऊपर से देखना पड़ेगा, हाँ है, साइड में गया तो अरे नहीं है, है नहीं है, ऐसा होता है क्या, दिखता है, राइट। यू कैन सी इट, यू कैन सी इट अप टू सम एंगल, उसके बाद नहीं दिखेगा। उसके बाद क्यों नहीं दिखेगा, वो अलग स्टोरी है, वो बाद में आएगी। तो आप एक पर्टिकुलर एंगल तक देखोगे तो ऑब्जेक्ट दिखेगा, ज्यादा दूर से देखोगे तो कुछ नहीं दिखेगा। वो क्यों नहीं दिखेगा, उसके लिए रुकना पड़ेगा। फिलहाल तो ये समझ लो। अब रिमेंबर, यहाँ ध्यान दो, यहाँ मतलब यहाँ, यू नीड टू नो। मैंने जब आपसे पूछा, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो यू सेड इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, बोला था क्या ऐसा। ये जो रे है ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, वाटर से एयर में, करेक्ट। तो डेंसर टू, तो फिर बेंड क्यों नहीं हुआ, बेंड होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ बेंड। व्हाट इज स्नेल्स लॉ, μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R।
ये आई और आर कहाँ से मेजर किए? विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। अब अगर कोई रे ऑफ लाइट, अगर कोई रे ऑफ लाइट, रिमेंबर रिमेंबर रिमेंबर, एंगल हम विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल मेजर करते हैं। अगर कोई रे ऑफ लाइट खुद नॉर्मल की डायरेक्शन में जा रहा है तो एंगल कितना है? 0। व्हाट इज एंगल ऑफ ईस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईस्ट? व्हाट इज एंगल ऑफ वेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू वेस्ट? So what is angle of ray if it is traveling along the normal with respect to normal? 0. तो angle of incidence कितना है? अगर angle of incidence 0 है तो ये sin i क्या हो गया? sin 0 is, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड में जो μ2 है उसको शिफ्ट कर दे तो क्या हो गया? 0। ये 0 है, ये μ2 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, उसको शिफ्ट कर दिया तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। तो साइन आर कितना है? तो आर कितना है? हाँ, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 का मतलब क्या? लाइट बेंड हुआ ही नहीं। हुआ क्या लाइट बेंड? तो जब नॉर्मली लाइट बाहर जाता है, जब नॉर्मल इंसिडेंस है, तो उस केस में रिफ्रैक्शन होता नहीं है, तो लाइट का बेंडिंग होगा क्या? लेकिन किसी और एंगल पे गया, सपोज यहाँ पे गया, तो अब क्या होगा? इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये नॉर्मल है। नाउ मैं ऑब्जर्वर को थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं, राइट? तो सबसे पहले एज अ रूल, मैंने आपको बताया था एज अ रूल, लाइट ओरिजिनली जिस मीडियम में हो, ऑब्जेक्ट किस मीडियम में है? वाटर में, तो वाटर क्या हो गया? मीडियम नंबर, और एयर क्या हो गया? मीडियम नंबर। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? इसका क्या है? लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू, फ्रॉम डेंसर टू, इट विल बेंड, मतलब ऐसा, राइट? ऐसा, वेरी गुड। तो ये आ गया लाइट इज बेंडिंग। नाउ ये एंगल क्या बोलोगे इसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलेंगे? एक्सीलेंट, गुड, यहां तक क्लियर। लेट अस से ये जो डिस्टेंस है इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? एक्स, सम डिस्टेंस एक्स। तो ये डिस्टेंस भी कितना हुआ फिर? करेक्ट। नाउ इंपॉर्टेंट ना, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज्योमेट्री पूरा समझ में आना चाहिए। तो ये भी आ गया आपका एक्स, यहां तक क्लियर? पक्का? अगर मैं इस रे को पीछे एक्सटेंड कर लेता हूं, क्यों किया? बिकॉज 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 ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? आर, बराबर। तो ये एंगल कितना होगा? क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट। अगर ये एंगल आर है, ये टोटल एंगल कितना है? नहीं नहीं, टोटल एंगल बताओ। 90। तो ये बचा हुआ पीस कितना हो गया? 90 माइनस, हाँ, तो आइडिया ये था, ये आर है, तो ये जो एंगल का बचा हुआ एक टुकड़ा है ये बन गया 90 माइनस आर, 90 माइनस आर, बराबर। ये कितना है? 90। एक एंगल 90, एक एंगल 90 माइनस आर, तो बचा हुआ तीसरा हमेशा आर ही होता है। कितना होता है? कितना होता है? तो ये कितना है? गुड। अगर एक एंगल 90 माइनस एक्स है, दूसरा 90 है, तो बचा हुआ एंगल कितना है? वेरी गुड। तो ये समझ में आया आपको? डिड यू अंडरस्टैंड ऑल दिस? यस। तो मुझे बताओ, टेल मी, पिक्चर बाकी है, ये ट्रेलर है, स्टोरी पूरी नहीं हुई, मुझे पता है अगला क्लास नहीं है, आई नो, लेट मी कंप्लीट। ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? एक्स मतलब यहाँ पे आर, क्योंकि ये एंगल कितना था? 90 माइनस आर। ये एंगल कितना था? तो ये एंगल कितना है? आर। अब डू यू सी यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल बने, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ तक समझ में आया? तो अब इसके आगे का देखेंगे कल।